हेलो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का जो नाम है उससे ये नहीं समझना है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या इसको सॉल्व करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रादर ये चैप्टर जो है वो बहुत ही सिंपल और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्चुअल में आयलर ने उन इक्वेशंस का जिनका रूट इमेजिनरी आता है उनके सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो थोड़ा सा हम पहले जाते हैं, जो कि 10th क्लास में हमने स्टडी किया था। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, जहाँ पर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखे थे जहाँ पर रूट्स हमारे इमेजिनरी आते हैं। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। लाइक हमारा कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर x की वैल्यू -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a होती है, राइट। और इस टर्म b² - 4ac पर ही डिपेंड करता है कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा। दैट इज़, अगर ये वैल्यू b² - 4ac पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है, तो वो रियल तो हैं और इक्वल भी होंगे। मीन्स जो दो वैल्यूज़ x की आएंगी वो दोनों ही इक्वल होंगी। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, इन दैट केस जो रूट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव रूट की वैल्यू को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते उनको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इस अप्रोच से उन्होंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया। और मैं ये बता दूं कि हम एप्लीकेशन पार्ट में इस चैप्टर के एप्लीकेशंस भी सीखेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे इस चैप्टर को या इन नंबर्स को यूज़ किया जाता है। सो डोंट वरी, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है इसलिए मैंने पहले एप्लीकेशंस नहीं बताए हैं। सो कम टू द बेसिक्स फर्स्ट। मैं आपको अलग अलग नंबर्स का अलग अलग जगह पर यूज़ बताऊंगी, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इन नंबर्स का क्या रोल हो सकता है। सपोज एक पर्सन है ए, जिससे मैंने कह दिया कि उसे अपने क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करना है। फाइन। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीजर्स की या फ्रैक्शंस की? ऑब्वियसली इंटीजर्स की, क्योंकि फ्रैक्शंस में तो वो काउंट नहीं करने जा रहा है स्टूडेंट्स को काउंट करेगा तो 1 2 3 करके करेगा। फाइन। तो उसे इंटीजर्स का यूज़ पड़ेगा। सिमिलरली अगर बी पर्सन है, जिसको मैंने कह दिया कि उसे अपनी प्रॉपर्टी को या मनी को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, और डिवाइड करके 8 शेयर बताना है, तो उसने क्या किया, इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को 3 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, जब भी शेयर हम बताते हैं फ्रैक्शन में बताते हैं। मीन्स अगर उसके पास 5 रुपए थे तो उसने एक पार्ट अलग किया, 2 पार्ट अलग किए और 2 पार्ट अलग किए। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी के या मनी के इस तरह से 3 शेयर्स निकल के आए। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस का यूज़ किया। फाइन। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की इन जनरल, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे ये यहाँ पर वर्क करता है। सपोज करो कि आपके पास एक इक्वेशन है x² - 3 = 0। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी +√3, दूसरी वैल्यू आएगी -√3।
इसका मतलब ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों ही इरेशनल हैं। रियल तो हैं लेकिन उसकी कैटेगरी में और ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें तो ये इरेशनल नंबर्स हैं। ये नंबर लाइन पर हमें मिलते हैं। फाइन, तो ये दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करेंगे, तो हमें इसके रूट्स तो पता चल गए। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे +3 होता तब ये वैल्यू फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता बिना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, क्योंकि रूट के अंदर माइनस हो जाता और किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो हमें सिंपल अगर मैथमेटिक्स लगाएं तो हम कभी भी नहीं बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। फाइन, तो x की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ नहीं करते। तो यहीं से आयलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया है। तो सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ और फिर फर्दर बताऊंगी कि कैसे उन्होंने इसको किया था। यहाँ पे मैंने √3 और √1 को अलग कर दिया। इस -1 अंडर रूट को मैंने आई टर्म से डिनोट किया और ये होता है आयोटा। फाइन, तो इस तरीके से मैंने इस आई की वैल्यू को, ये प्लस माइनस में होगा, इस इक्वेशन के रूट्स को एक्सप्रेस कर लिया है आयोटा के टर्म्स में और इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इसके बेसिक्स क्या हैं और इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, स्मॉल z से डिनोट करते हैं और इसको x + i y के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज द रियल पार्ट एंड द सेकेंड इज द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x और y दोनों ही क्या है, बिलोंग्स टू r। इट मीन्स कि ये दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पर y रियल नंबर है, जब इसके साथ i लग जाता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है। i आयोटा जो कि मैंने बताया, ये क्या है, √-1। सो अब हम आते हैं कि और भी तरीके से हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रियल पार्ट को हम REZ इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इस तरह से IY करके सेपरेटली लिख सकते हैं। सो देयर इज़ नो इशू कि आप इसको इस तरह से लिखो। ये एक्चुअल में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो पार्ट से मिलकर बना है, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग भी लिखते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ही कंपेयर करते हैं। वो हम आगे भी देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है। सो अभी मैंने देखा कि z = x + iy के फॉर्म में कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर मान लेते हैं, इसका कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 2 + 3i, जहाँ पर 2 क्या है, एक रियल है, प्योरली रियल है, और 3i क्या है, प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। तो ये पूरा मिलकर के कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अगर यहाँ पर 2 की जगह पर मेरा जो रियल पार्ट है वो 0 होता तो z = 3i हो जाता। तो इसमें केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी बन जाता है। फाइन, तो इस तरीके से ये हमारा टर्म क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि प्योरली
इस केस में तो हमारा रियल पार्ट 0 था। अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि इन केस इमेजिनरी नंबर 0 हो जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है, सपोज हमारा नंबर क्या है 2 प्लस आई इंटू 0, तो सिंपली आप इसको क्या लिखोगे, ये तो 0 हो जाएगा, 2 लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो एक रियल नंबर की तरह ही हो रहा है, तो ये पूरा पूरा रियल नंबर ही बन जाता है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। सो आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे कि नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाए। या एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सपोज़ हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 2 प्लस 3i और दूसरा है हमारे पास 3 प्लस 4i, वटेवर कुछ भी ले सकते हो। इन दोनों को अगर मैं ये कहूँ कि ये इससे छोटा है, सो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे इसको, ये जो हमने लिखा है इसकी कोई मीनिंग नहीं है। इट हैज़ नो मीनिंग। फाइन, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करेंगे। तो इसको एक साथ कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं, इस वीडियो में हम आयोटा के बारे में पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। सो लेट्स डू इट। आयोटा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आई की वैल्यू होती है √-1। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये हो जाएगा -1। अगेन मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये इधर क्या हो जाएगा i⁴ और -1 का स्क्वायर यानी +1। तो इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई किया और इस रिज़ल्ट को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। नाउ मैं आप सबको ये बता दूं कि मान लेते हैं कि हमें i की पावर n कोई क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो n की कोई भी वैल्यूज़ हों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की केवल 4 वैल्यूज़ ही आ सकती हैं। मतलब इन 4 वैल्यूज़ में से एक ही वैल्यू आएगी, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। i⁴ या तो वैल्यू 1 आ सकती है या -1 आ सकती है या -i आ सकती है या फिर i आ सकती है। तो इन 4 वैल्यूज़ में से ही वैल्यू आएगी। तो i की पावर n की वैल्यू हमेशा इन्हीं चारों के बीच में रेंज करती है। फाइन। नाउ अब इस रिज़ल्ट का क्या यूज़ है ये हम सीखते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमें i की पावर 100 को सॉल्व करने का, तो हम क्या करेंगे इसको, जैसा कि हमने देखा कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हम इसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा के i की पावर 4 में ब्रेक करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फाइन, दो पावर्स एक के ऊपर एक होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 425 जा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर i की पावर 4 क्या हो जाएगी 1 और 1 की पावर 25 क्या हो जाएगा, सॉरी 1। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है, हमें बार बार इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, सपोज़ कि हमारा जो आंसर है वो, हमारा जो पावर है वो 207 है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को मुझे
4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, 4 इंटू फाइन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक, जब पावर्स ऐड हो रही हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सपोनेंट्स चैप्टर में आपने 9th क्लास में ज़रूर पढ़ी होंगी। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अब हम यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, देयर इज़ नो इशू। आई रेज टू पावर 4 मीन्स 1 और 1 की पावर 51 मीन्स 1 ही आने वाला है। अब आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं हम। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी, तो -1 इंटू 1 दैट इज़ -1, और -1 इंटू आई दैट इज़ ये आ जाने वाला है -i। तो इस तरीके से हम किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करके हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर ये क्या होता है, रिमाइंडर, और हम आसानी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर i की पावर हमको दे रखी है 4n + r, तो ये क्या हो जाएगी, i की पावर r के ही बराबर होगी। इस रिज़ल्ट को आप मेमोराइज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें 4n की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि उसकी वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही आने वाली है। तो यहाँ पर केवल और केवल i की पावर r पे ही वैल्यू डिपेंड करेगी। सो इस रिज़ल्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास फ़िलहाल के लिए एक और रिज़ल्ट लिख लेते हैं ये, और आई क्यूब की वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस आई। ठीक है, नाउ ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आई रेज टू पावर 999, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, इसको भी हमें 4 से डिवाइड करके इसे एक्सप्रेस करना है। तो इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक प्लीज़ करेक्ट इट। इसको हम i की पावर 3 लिख सकते हैं, और i की पावर 3 की वैल्यू होती है -i, सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -1 रेज टू पावर 247। सिमिलर क्वेश्चन, बस यहाँ पर -1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा रूट में -1 की वैल्यू क्या है, इसको हम i कहते हैं, इसलिए बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बाकी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, आई रेज टू पावर n प्लस आई रेज टू पावर n+1 प्लस आई रेज टू पावर n+2 n+3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। ये जो पावर्स ऐड हो रखी हैं इनको हम अलग अलग बेस पे लिख लेते हैं। फाइन, अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, i की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे i आ जाएगा, यहाँ पे i स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर i क्यूब आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे रिजल्ट्स आपको पता है, बस वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1, इसकी वैल्यू क्या होती है, -i। ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। फाइन, यहाँ से भी एक रिज़ल्ट निकल के आता है कि
अगर मैं फर्स्ट 4 पावर्स को, आई की फर्स्ट 4 पावर्स को ऐड करूं तो इसका सम 0 आने वाला है. सपोज आई रेज टू पावर 1, आई रेज टू पावर 2, आई रेज टू पावर 3, आई रेज टू पावर 4, इनका सम 0 ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आई आएगी, इसकी -1, इसकी -i और इसकी 1, सारे कैंसिल आउट होके 0 आ जाएंगे. अगले आई की पावर 5 से लेकर के आई की पावर 8 तक अगर इनका मैं सम करूँगी तो वो भी 0 ही आने वाला है. सो मेमोराइज दिस, ये भी एक तरह का रिजल्ट ही है. इन रिजल्ट्स को मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और तुरंत को तुरंत रिजल्ट्स को यूज़ करते हो तो आपको क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाता है. तो इन रिजल्ट्स को एक साइड में आप नोट कर सकते हो. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. x + 1 - i, x + 1 + i, x - 1 + i, x - 1 - i. इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. तो आप इसमें सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो ताकि उसकी अप्रोच आपको पता चल पाए. फाइन. जब उसकी अप्रोच आपको पता चल जाएगी तब आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टर्म दोनों में सेम है. यहाँ पे x - 1, यहाँ पे x - 1, यहाँ -i, यहाँ +i, यहाँ +i, यहाँ -i. तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो जो कि अलजेब्रा में आपने 6th क्लास में सीखी होगी. वो है a - b, a + b = a² - b². आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे. तो यहाँ पर अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये सॉल्व हो करके x + 1 का होल स्क्वायर - i² हो जाएगा. मैं इसको रब कर देती हूँ और ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर - i². अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ. i² = -1, -1 माइनस प्लस हो जाएगा और x - 1 का होल स्क्वायर ये भी +1 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. सॉरी. तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया. अगेन आप देख सकते हो कि ये टर्म इसमें भी सेम है, ये टर्म इसमें भी सेम है, ये वाला दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है. अगेन हम यहाँ पर a² - b² की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको हम लिख सकते हैं x² + 2 होल स्क्वायर - 2x का होल स्क्वायर. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आ जाने वाला है क्वेश्चन का सॉल्यूशन x⁴ + 4 4x² - 4x², और ये कैंसिल हो जाएगा. आंसर आ जाएगा हमारा x⁴ + 4. दैट्स इट. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ हुआ है, आयोटा की वैल्यू का यूज़ हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने इसको इसमें रखा था. ना अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं और 5th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग सा दिखेगा. बाकी ये भी वैसा ही क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उसी रिज़ल्ट पर बेस्ड है जो रिज़ल्ट मैंने अभी आपको बताया. सपोज़ ये आपका क्वेश्चन रहा 326 i⁻r. तो समेशन का क्या मतलब है? समेशन का मतलब आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में इस सिंबल को देखा होगा. वहाँ पर मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी टर्म बार बार ऐड हो रहा होता है किसी ऑर्डर में, तब हम उसको समेशन से रिप्रेजेंट करके इन जनरल इस तरह से उसको लिख देते हैं. तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जब i की पावर पहले 1 होगी, क्योंकि r 1 से स्टार्ट है और 326 पे ख़त्म हो रहा है,
अगला टर्म 2 होगा, और सिमिलरली ये जब i की पावर 326 तक आ जाएगा तो ये सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 4 i की पावर्स जब ऐड होती हैं तो उनका सम 0 आता है। तो आप देख सकते हो कि i की पावर 4 तक जब आएगा तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 देगा। इसी तरह से जब i की पावर 5 से लेकर के i की पावर 8 तक के टर्म्स आएंगे वो अपना 0 दे देंगे। तो हम बार बार इसको लिखेंगे नहीं 326 तक, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितने पेयर्स ऐसे बन सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस 326 को 4 से डिवाइड कर लेना है। तो कितना आ जाएगा ये, तो 4 8 से 32 और 4 2, पूरा डिवाइड नहीं होगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि क्या करना है हमें, जो लास्ट में हमारे 2 टर्म्स बचेंगे i रेज़ टू पावर 327, सॉरी i रेज़ टू पावर 325 एंड i रेज़ टू पावर 324, ये दोनों टर्म बच जाएंगे। बाकी सारे टर्म क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, आयोटा की वैल्यू जो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस में दिखाई थी, आप इसको 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको लिखो यहाँ पर पावर्स में और इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, बस यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंस है, आप ट्राई करना, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट है तो आपको 0 को इंक्लूड नहीं करना है, बस आप 0 i की पावर 0 को आप अलग से ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप उसको अगर इस सीक्वेंस में ले लोगे ना 0 1 2 3, तब उसका सम कभी भी 0 नहीं आने वाला है। तो अगर यहाँ पर 0 है तो i की पावर 0 ले लो और इसको अलग से ऐड कर दो और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और बाकी सारे जो 4 के पेयर बनेंगे उनकी वैल्यू 0 आती जाएगी। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा उसमें 1 को ऐड कर देना है, बस एज सिंपल एज दैट। आई होप आप इस सवाल को कर पाओगे। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि x इज़ इक्वल टू 3 + 4i, फाइन, और हमें फाइंड करना है इस बड़ी सी इक्वेशन की वैल्यू। सो अगर मैं ये कहूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे पढ़े होंगे जहाँ पर हमें x की वैल्यू दी होती थी 6th या 7th क्लास में, और हमें पुट करके वैल्यू को निकालना होता था, एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो हम क्या करते थे कि यहाँ पे पुट कर देते थे और निकालते थे। वो काम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो हमें इसकी पावर 4 निकालनी पड़ेगी, इसकी पावर 3 निकालनी पड़ेगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो जाएगा और ये कभी भी सॉल्व होकर के नहीं आएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वो मेथड नहीं लेना है कि जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ाए, जो कि मैंने पहले ही कहा है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन को सिंपल करने वाला है, थोड़ा सा हट के सोचना है बस। तो करते हैं इसको। एक नई चीज़ है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डील करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से करेंगे। ओके, जब मैं एक स्टूडेंट थी तब मैंने जब ये चैप्टर खुद से पढ़ा था तो मैं सारे इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट में मिक्स करके सब आई की वैल्यू किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करती थी, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था और मेरे से क्वेश्चन हो नहीं पाता था। देन फाइनली जब मैंने इसको अपने टीचर से पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, एक्चुअल में रियल पार्ट को रियल से करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हम सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x क्या है, x एक वेरिएबल है, हम 3 को अलग कर लेंगे और ये जो आयोटा है इसको अलग कर लेते हैं, आयोटा को बिल्कुल सेपरेट कर देना है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मैंने क्यों किया है, स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे ना तो i जो होता है वो टर्म हट जाता है, आयोटा हट जाता है।
इसलिए मैंने इसका स्क्वायर किया है। फाइन। अब हम यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ये आ जाएगा। आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 4 जा 16 आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, तो -16 आने वाला है इसका। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी क्वांटिटी का जब इस क्वांटिटी का जब मैंने स्क्वायर किया तो माइनस में नंबर आया। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी कोई नंबर का अगर स्क्वायर करोगे ना, तो कभी भी माइनस में नंबर नहीं आएगा। तो यही चीज़ है, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पर हम उल्टा पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम सीधा पढ़ रहे थे। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन एक रिजल्ट के तौर पर निकल के आ गई है। फाइन। अब मुझे क्या करना है, इसी की हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो 2 तरीके हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मेथड मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर आप कहोगे तो मैं उससे भी आपको बता दूँगी अलग वीडियो में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिससे मैं इसको सॉल्व करना बताऊँगी, जिससे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो ये रिज़ल्ट मैं अलग लिख लेती हूँ। तो इसको सॉल्व करके, जो हमारा गिवन है उसको सॉल्व करके मैंने ये निकाल लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अप्रोच पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो अप्रोच कैसे डेवलप होगी, तो जब भी अभी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो ना, तो उसमें जो गिवन दिया हुआ है उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मानो, और जो चीज़ फाइंड करनी है या प्रूव करनी है, आप क्या करो, आप उसके थ्रू अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करो कि मैं इस रास्ते से इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूँ। फाइन। तो इस तरीके से जब आप अपने माइंड में मैपिंग करोगे ना, माइंड मैपिंग इसीलिए मैंने बोला था कि माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला है। तो इस तरह से जब आप सोचते हो तो आपको अप्रोच मिल जाती है। हो सकता है कि अभी ना मिले, लेकिन बाद में ज़रूर मिलेगी। एक समय पर आप क्वेश्चंस को अपने आप करने सीख जाओगे, नए क्वेश्चंस भी खुद करोगे। ओके। तो ये मेरा रिज़ल्ट था गिवन का। अब मुझे इस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट को किस तरह से लेकर आना है। आपने 6th क्लास में सीखा होगा, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में, 6th क्लास में आपने डिवीजन सीखा होगा, एल्जेब्रिक इक्वेशंस को डिवाइड करना। 6th या 7th में, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रही हूँ। ये हमारी इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी गिवन इक्वेशन है ना, मैं इसलिए इसको डिवाइड कर रही हूँ कि हो सकता है कि ये इक्वेशन इसकी फैक्टर हो, या हो सकता है कि ना हो लेकिन डिवाइड करे और कुछ रिमाइंडर आ जाए। तो मैं इसको वो जो आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये जो हमारी इक्वेशन होती थी ना, उसके फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आता है और कोशेंट क्या आता है। सो लेट अस सी। तो यहाँ पर मैं इसको डिवाइड करूँगी। अगर किसी को डिवीजन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपने प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करें, अदरवाइज़ मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए इसे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा -6x³ और ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 25x² आने वाला है ये, और इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45x² प्लस में 45, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म हम उतार लेंगे, राइट। अब फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो किस टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6x से। -6x³ ये कैंसिल हो गया। अगला जो है वो 6 6 36 प्लस में फाइन कितना आ जाएगा ये 9x² और इसको करेंगे 25 6 -150 आ जाएगा ये, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस में हमारा आंसर आने वाला है
माइनस में हमारा आंसर आने वाला है और ये है 454 आ जाएगा। अगला टर्म हम अगेन उतार लेंगे 225, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है ये, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 25 9 जब 225। आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है। फाइन, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, और हमारा कोशेंट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इसको प्लीज़ माइंड में रखिएगा। अब मैं देखती हूँ कि इसे कैसे सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारी इक्वेशन है, मैं इसको रीराइट नहीं कर रही हूँ, इसको फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ, x² माइनस 6x प्लस 225 डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट इज प्लस रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, अब ये देखो ज़रा, ये क्या है, ये तो 0 के बराबर है, और 0 इंटू 0 दैट इज क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई होप कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को, आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे, और अगले वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, और आगे हम देखेंगे कि ये और भी किस तरीके से कैलकुलेशन को बहुत ही सिंपल कर देता है। केवल कहने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, सो लेट्स फिनिश इट। In the next video, we will continue the properties of complex numbers. Thank you so much.